Hello everyone, my name is Mayank Jhunjhunwala and I am a BTech student at IIT Kanpur. So today I am going to discuss continuity and differentiability with you. So continuity and differentiability is basically in this chapter we deal with earlier you must have read about differentiation and all in your class 9, 10th and basics so that differentiation is only continued in continuity and differentiability. So what we learn here is where the functions are continuous, like where the function actually breaks. So breakpoints and all that we learn in continuity. And differentiability is something like the points where we can draw a tangent to the function. Those points, if we can differentiate, then then the graph is called differentiable. So these concepts only we try to learn in continuity and differentiability. It is just an extension of differentiation, which we have already learned. We also learned differentiation of inverse trigonometric functions in this chapter and fundamental theorems of area and all. So let me give you a brief introduction of what about the chapter is. See, what is continuity? Let's take this example only, which is given. It is given that a function fx, एक कोई function fx, if it is less than 0, then fx is equal to 1. And if it is greater than 0, then fx is equal to 2. So यहाँ पे अपन लोग देख सकते हैं कि जो function है 0 पे break कर जा रहा है. तो इसमें अगर अपने को continuity define करनी होगी तो अपन कैसे करेंगे? So in this function, if we have to define continuity, how can we do that? We will simply say that the function is breaking at 0, so the function is discontinuous at 0. क्यों? क्योंकि अपने को दिख रहा है कि फंक्शन 0 को ब्रेक कर रहा है. अपने को दिया हुआ है कि x इक्वल टू 0 पे भी ये 1 है, तो अपन ने यहाँ पर बनाया है अपन ने 0 पे भी 1 लिया है और फिर यहाँ पे अपन ने ओपन ब्रैकेट बना के इसको एक्सटेंड किया है. तो अपन देख सकते हैं कि ये चीज 0 पे कंटिन्यू टूट रही है क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और 0 के बाद इसकी वैल्यू 2 है. तो क्योंकि कंटिन्यूटी 0 पे टूट रही है, सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0. this only this thing only we will read in continuity in this chapter. So this is only explained here. If the function would have been x equal to y equal to 1 for each and every x, and let's say at x equal to 0 it is not defined, then also it is discontinuous. See this one. fx is equal to 1 if x is not equal to 0 and fx is equal to 2 if x is equal to 0. देखो इससे अपन लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? तो लोग बोलना चाह रहे हैं कि जो अपना fx है, जो अपना फंक्शन है, वो हमेशा 1 लेता है वैल्यू, मतलब fx की वैल्यू हमेशा 1 होगी अगर x 0 नहीं होगा तो. और जैसे ही x को हम लोग 0 कर देते हैं वैसे ही fx की वैल्यू 2 हो जाएगी. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे टूट रहा है क्योंकि फंक्शन fx इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे fx की वैल्यू 2 हो जा रही है, बाकी हर जगह 1 है. तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी आई है और इस डिसकंटिन्यूटी को पूरा करने के लिए अपन ने fx को 2 किया है यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे दिया हुआ है कि fx इज इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 0. सो इसी कारण से अपना फंक्शन अपन बोल सकते हैं कि 0 पे डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे भी. तो अपने को बस अगर मैं आपको ग्राफिकल समझाऊं तो जहाँ पे अपने फंक्शन का ग्राफ टूट जाता है वहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है. एज सिंपल एज दैट. अगर जैसे अपना फंक्शन का ग्राफ टूट रहा है किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बस आप ऐसा समझ लो. ठीक है. और फिर तो चलो अभी डेफिनेशन पे चलते हैं कंटिन्यूटी की. सो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है? कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बोलती है कि अगर आपको कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ सी. इसका मतलब क्या? चलो मैं बना के दिखाता हूँ. जैसे कि मान लो आपका फंक्शन कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और ये है मेरी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये है मेरी एक्स एक्सिस. तो मान लो आई विल चेक कंटिन्यूटी एट दिस पॉइंट. ठीक है. तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर यहाँ पे मान लो x इक्वल टू 0 है, ये क्या है? ये x इक्वल टू 0 है. ठीक है. तो देखो मैं x इक्वल टू 0 पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा fx इक्वल टू मेरा x इक्वल टू 0 पे जो मेरा fx की वैल्यू है, वही वैल्यू अगर मेरा x टेंडिंग टू 0 पे भी आ रही है fx की, तब तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है. मतलब मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब जो मेरा x इक्वल टू 0 से बहुत छोटा पॉइंट होगा, मतलब 0 प्लस जो मेरा पॉइंट यहाँ पे होगा, वो होगा 0.000000001. और वैसे ही अपना जो 0 के पहले पॉइंट होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ .000000001. तो अपन यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अपन 0 से आगे जा रहे हैं
और चाहे हम लोग जीरो से पीछे जा रहे हैं, तो जैसे जैसे वो दोनों पॉइंट जीरो की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे एफ ऑफ जीरो की तरफ आ रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे एक्स मेरा जीरो है, तो जो मेरी एफ जीरो की वैल्यू है वही मेरी वैल्यू एफ जीरो प्लस की भी होनी चाहिए और वही मेरी वैल्यू एफ जीरो माइनस की भी होनी चाहिए। वेयर जीरो प्लस इज अ वेरी स्मॉल नंबर greater than zero and zero minus is a very small number less than zero. So मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे हर x के लिए जो जीरो के पास में होंगे उनके लिए एफ एक्स शुड टेंड टू एफ ऑफ जीरो, क्योंकि एफ जीरो की जो वैल्यू है वो फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जब उसके आसपास वालों की वैल्यू भी एफ जीरो को टेंड कर रही होगी। ऑब्वियस ही बात है, अगर मेरा एक्स जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे है और मेरे इसके पहले जो फंक्शन है वो ऐसे जा रहा है मान लो, तो वो यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि फंक्शन जीरो पे आ रहा है तो एफ एक्स भी एफ जीरो पे आना चाहिए, वही चीज इस तरफ भी है। ठीक है, तो ये अपनी कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है। अपन को कंटिन्यूटी को अगर कभी भी डिफाइन करना तो ऐसे करेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ सी इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे बोली गई है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c if the function is defined at x equal to c and if the value of the function at x equal to c equals the limit of function at x equals to c। समझ में आया? जो फंक्शन की x इक्वल टू c पे लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है x इक्वल टू c पे, अगर तो वो दोनों इक्वल हो रही है तब तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो अगर सीधी सीधी भाषा में बोले तो किसी भी पॉइंट पे अगर फंक्शन को कंटिन्यूस होना है, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट की वैल्यू वो दोनों सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज अवर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सो ये बेसिकली हम लोग कंटिन्यूटी को ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यार एग्जांपल देखिए, अपन लोग एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री अपने को कंटिन्यू चेक करनी है एक्स इक्वल टू वन पे, तो ऑब्वियस बात है इसमें एक्स इक्वल टू वन डाल दो। देखो लिमिट अपने को क्या करना है, अपने को लिमिट ऑफ एफ वन इज इक्वल टू एफ वन प्रूफ करना है। तो पहले मैं लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन पे एफ एक्स निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह वन डाल दूंगा तो मेरे फाइव आ रही है, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू वन फाइव आ रही है, और यहाँ पे मैं एक्स की जगह वन डालूंगा तो भी फाइव ही आ रही है। ऑब्वियस ही बात है, दोनों से मेरे को एफ वन मिल रहा है, मतलब आपको इसमें लॉजिक नहीं दिख रहा होगा, आपको दोनों तरफ लग रहा होगा कि इसमें भी टू एक्स प्लस थ्री है, इसमें भी टू एक्स प्लस थ्री है, दोनों में टू एक्स प्लस थ्री में तो हम लोग वन डालें तो वो सेम ही आएगा। बट सर्टेन केसेस विल कम when these two functions will not be equal, limit function and that function will not be equal। वहां पे अपने को फंक्शन पे x इक्वल टू वन डाल के चेक करना पड़ेगा कि दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे। इस केस में तो क्या है कि अपने को लिमिट ऑफ एक्स टू वन पे एफ एक्स को चेक करना है, तो अपन एफ एक्स की जगह x इक्वल टू वन डाला तो ये भी फाइव ये भी फाइव, तो अपना को समझ में आ गया कि कंटिन्यूस है। और इससे अपने को एक और बात समझ में आती है कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं इस फॉर्म के, वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी देखो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अपने को एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पता होता है, इस टाइप का होता है वो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का होता है, मतलब नीचे जाके नीचे नहीं जाता ये। ठीक है, तो देखो अपने को पता है कि ये पूरा कंटिन्यूस है, कहीं पे डिसकंटिन्यूस होता नहीं है, तो अपने को जीरो पे कंटिन्यू चेक करने को बोला है, तो अपन चेक कर सकते हैं। लेकिन अपने को पता है कि कंटिन्यूस होता है, कैसे चेक करेंगे, वापस वो लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स, एक्स स्क्वायर डाल दिया, फिर एक्स जीरो डाल दिया, तो ये चीज जीरो आ रही है, और एफ एक्स में भी जीरो डालेंगे तो वो भी जीरो आएगा, इसका मतलब फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो बस यही चीज होती है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें अपन लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, अभी इसमें देखो इसमें क्या बोला गया है, जो अपना फंक्शन है वो एक्स क्यू प्लस थ्री है अगर एक्स जीरो नहीं है, और वही अपना फंक्शन वन है जब एक्स जीरो है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन जब एक्स क्यू प्लस थ्री में जीरो डाल रहे हैं, अगर अपने को जीरो पे कंटिन्यू चेक करनी है तो अपन क्या करेंगे। देखो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो कैसे करूंगा, इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो कैसे करूंगा। देखो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ना, तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, पहले तो मेरे को चेक करना है कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू जीरो पे जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, दिस शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये चेक करना है मुझे, अभी तक अपन यही पढ़ा है, तो अपन ये चेक करेंगे। सबसे पहले तो अपन एफ जीरो निकालेंगे, तो मेरा एफ जीरो क्या है,
f0 मतलब अपन को f की वैल्यू 0 पे निकालनी है। 0 पे f की वैल्यू क्या है 1 है, तो f0 तो 1 दिया हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज अपने को लिमिट निकालनी है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 डाल देंगे। ठीक है, तो देखो f ऑफ x डाल देंगे, मतलब वही हो गया ना। तो अपन यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे ना, सॉरी क्या लिखा हूँ। ठीक है, तो वही निकालना है। तो देखो अपने को ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसा था कि जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे थे, इसमें क्या था, इसमें x इक्वल टू 1 पे अपने को चेक करनी थी, तो एफ एक्स की वैल्यू और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू सेम थी। लेकिन यहाँ पे वो चीज अलग है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 है, और x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू 1 नहीं है। x टेंडिंग टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें 0 डाल दूंगा क्योंकि मेरे को एक्सटेंडिंग टू 0 पे चेक करना है। तो यहाँ से मैं 0 डालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। अब देखो वहां से तो आ जाए अपने पास 1, और यहाँ से अपने पास आ जाए 3। सिंस बोथ आर अनइक्वल, सिंस बोथ आर नॉट इक्वल, इसलिए फंक्शन इज discontinuous at 1। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वैल्यू डाल के चेक करना है। अगर x इक्वल टू 0 पे तो अपने को सीधे सीधे अपन दिया हुआ है, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पे अपन ने x क्यूब प्लस 3 में 0 डाला, वहां पे अपन ने देखा कि 3 आ रहा है, तो 1 और 3 इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो बस ऐसे ही अपने को कंटिन्यू चेक करनी होती है इन क्वेश्चंस में। ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो सारे एग्जांपल्स ही हैं। अभी देखो यहाँ पे एल्जेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। कंटीन्यूअस फंक्शन को अपन लोग सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं कंटीन्यूअस फंक्शंस का। तो देखो अगर दो फंक्शन कंटीन्यूअस है, मान लो f कंटीन्यूअस है और g कंटीन्यूअस है, तो उनका सम कंटीन्यूअस होगा। मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो सी पे कंटीन्यूअस है, तुम्हारा कोई फंक्शन है जी एक्स, वो भी सी पे कंटीन्यूअस है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स भी सी पे कंटीन्यूअस होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी सी पे कंटीन्यूअस होगा, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स भी सी पे कंटीन्यूअस होगा, एंड मोर ओवर एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स भी सी पे कंटीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर जी ऑफ सी 0 हो जाएगा तो एफ अपॉन 0 तो इनफाइनाइट चला जाएगा। इनफाइनाइट तो मतलब फिर आप इनफाइनाइट कंटिन्यूटी तो आप चेक ही नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका एफ अपॉन जी कंटिन्यूअस है, वो एक ही केस में हो सकता है अगर आपका जी ऑफ सी नॉट इक्वल टू 0 है, बाकी सारे हमेशा कंटिन्यूअस होंगे अगर एफ और जी कंटिन्यूअस है। तो अब इसको चेक कैसे करें, अपन डाल देंगे लिमिट ऑफ एक्स सी एफ प्लस जी ऑफ एक्स, तो अपन एफ एक्स प्लस जी एक्स डाल देंगे। फिर अपने को पता है, हाँ ये आएगा कि जो लिमिट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, मतलब लिमिट एडिशन पे और सब्ट्रैक्शन पे टूट जाती है। तो लिमिट ऑफ एक्स सी एफ एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स सी जी एक्स, अपने को पता है लिमिट ऑफ एक्स सी एफ एक्स एफ ऑफ सी के बराबर है, क्योंकि ये मैंने कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कि मेरा जो एफ एक्स है वो सी पे कंटिन्यूअस है। अगर मेरा एफ एक्स सी पे कंटिन्यूअस है तो ऑब्वियस सी बात है, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट limit of x tending to c fx is equal to f of c, and limit of x tending to c gx is equal to g of c। ये तो लिमिट की डेफिनेशन से ही आ रहा है ना अपने पास। लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे मान लो c पे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c एफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ c, ये लिमिट की डेफिनेशन होती है। मैंने लिमिट की डेफिनेशन यहाँ पे लगाई, तो फिर मैंने यहाँ पे दोनों कंबाइन एफ प्लस जी सी लिख दिया। यही तो अपने को चाहिए था कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c एफ प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ प्लस जी ऑफ c, ये अपने को चाहिए था, ये अपन ने प्रूफ कर दिया। हेंस our f plus g is also continuous at c if f and g are given to be continuous at c। ठीक है, तो फेयरली सिंपल था इसको प्रूफ करना। सिमिलरली हम लोग f माइनस जी एफ डॉट जी भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें एग्जाम्पल्स है। थ्योरम 2 क्या होती है, suppose f and g are real valued functions such that f of g is defined as c, if g is continuous at c and f is continuous at g of c, then f of g is continuous at c। इसका मतलब क्या हुआ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो, इससे मैं तुमको लिख के, अगर मैं लिख के आपको समझाऊं, let me explain you in this way, if it is written sine of
cos x. Let's assume this is our function. Let's assume, ठीक है? So we can say what? We can say that this function is continuous only and only if cos x is continuous. क्योंकि अगर cos x continuous नहीं होगा तो मेरे को sin के अंदर continuous वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर sin के अंदर continuous वैल्यू नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है मेरा फंक्शन continuous नहीं होगा. तो sin of cos x continuous होने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये कि cos x continuous होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन, मान लो मेरा cos x continuous हो जाता है और cos x continuous होने के बाद जो मेरे को sin के अंदर x की वैल्यू मिल रही होगी उससे अपने को sin x मिलेगा. तो अगर sin x भी कंटिन्यूस नहीं है तो भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा कोई भी कंपोजिट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस को कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं. दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन. ठीक है, तो इन टाइप के फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं. तो मेरा कोई भी कंपोजिट फंक्शन तभी कंटिन्यूस होगा जब अंदर वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट दोनों कंटिन्यूस है. मतलब sin of cos x is continuous only and only when cos x is also continuous and sin x is also continuous. ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि suppose f and g are real valued functions such that f of g is defined at c, then if g is continuous at c and f is continuous at g of c, then only f of g is continuous at c. मतलब cos x भी कंटिन्यूस होना चाहिए, sin of cos x भी कंटिन्यूस होना चाहिए x इक्वल टू c पे, तभी ये चीज मेरी कंटिन्यूस होगी. समझ में आया? जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है sin of x स्क्वायर का. अपने को चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो अपन ने अभी x स्क्वायर का डायग्राम बना के देखा था कि वो हर जगह कंटिन्यूस होता है, और अपने को पता है कि sin x भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है. sin x का ग्राफ कैसे होता है? sin x का ग्राफ ऐसे होता है ना, ये मेरी एक्सिस, sin x का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे 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 करके होता है साइनिक ग्राफ. साइनिक ग्राफ तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, और एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने भी बनाया ही था. एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का होता है. एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है, इन द सेम वे sin x का ग्राफ भी कंटिन्यूस होता है. तो क्योंकि दोनों कंटिन्यूस है, हेंस बाय थ्योरम 2 sin of x square is a continuous function. as simple as that. ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है अपने को. So in this way, this is the main crux of this is the main crux of continuity. So let's solve now the exercise 5.1. So we will try to do the maximum questions in this one. The rest we will do in other lecture. So let's start. So let's start with the first question. What is given to us? Okay. So what is given to us? Prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 and x equal to 3 and x equal to 5. तो मैं काम करता हूँ, मैं x equal to 0 पे आपको मतलब आपने को देख तो गया ये कंटिन्यूस है. मैंने आपको बोला भी था कि सारे पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं. अपने को इसको प्रूफ करना है, तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इसको लिखते कैसे हैं. मैं x equal to 0 के लिए कर देता हूँ, फिर x equal to minus 3 and x equal to 5 के लिए कैलकुलेट योरसेल्फ. सो मेरे को फंक्शन क्या दिया हुआ है? f of x is equal to 5x minus 3. ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है. तो मैं क्या करूँ, ये मेरे को फंक्शन दिया हुआ है, मेरे को कहाँ पे निकालना है? मेरे को निकालना है at x equal to 0. at x equal to 0 सबसे पहले तो मैं f of 0 निकाल लूंगा. f of 0 क्या है? 5 multiplied by 0 प्लस नहीं माइनस 3. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -3. ठीक है, फिर अपने को क्या निकालना है? फिर अपने को निकालना है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 fx. ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 fx लेके डाल दो. fx क्या है? 5x minus 3. ठीक है, सो दिस थिंग इज इक्वल टू 5 into 0
-3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। तो अपन अब यहाँ से क्या देख सकते हैं, अपन यहाँ से देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f(x) इज इक्वल टू f of 0। और ये तो कंटिन्यूटी में अपने को चाहिए होता है कि लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f of x इज इक्वल टू f of c। So since both are equal, so we can say that the function is continuous। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ f of x निकाला है और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c f of x निकाला है। दोनों को निकाल के मैंने देखा है कि दोनों इक्वल आ रहे हैं, हेंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, सिमिलर वे में हम लोग x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5 के लिए कर लेंगे। So let's move to second question. Question number 2। Question number 2 में क्या बोला गया है? Question number 2 में बोला गया है examine the continuity of function f(x) equal to f(x) examine the continuity of function f(x) equal to 2x cube 2x square minus 1। Okay, so इसमें अपने को वापस वही काम करना है, फिर भी कर लेते हैं इसको। f(x) equal to 2x square minus 1, ये मेरे को f(x) दिया हुआ है। ठीक है, वापस वही करना है, वही सेम चीज लिखूंगा मैं। at x equal to 3 f of 3 is equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3 minus 1। It will come how much? It will come 17। ठीक है, स्क्वायर में क्या निकालूंगा, फिर मैं निकाल लूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 टेंडिंग टू 3 ना, 3 पे चेक करना है ना मुझे। टेंडिंग टू 3 f of x is equal to limit of x tending to 3 f of x की वैल्यू डाल दो, f(x) की वैल्यू 2x square minus 1, 2x square minus 1। so ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 into 3 into 3 minus 1। so यहाँ से ये आ रहा है 17। ठीक है, दोनों से 17 आ गया, मैंने प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। since limit of x tending to 0, since limit of x tending to 0, f of x is equal to f of 3, 3 आएगा, sorry, we can say that the function is continuous at x equal to 3। उसी पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन इन एन एग्जांपल एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। फर्स्ट वाला तो मैंने करा, वही सिंपल क्वेश्चन है वापस। हाँ, एक और चीज, जैसे कि मेरे को सी पार्ट में दिया हुआ है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे कि x स्क्वायर माइनस 25 को x प्लस 5 और x माइनस 5 में तोड़ देंगे और फिर x प्लस 5 और x प्लस 5 को काट देंगे। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब जब भी अपन लोग लिमिट की बात करते हैं तो अपन लोग ऐसे फंक्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। सो वी कैन डू दैट, उससे भी अपने को सही आंसर मिलेगा। लेकिन जैसे ही अपन लोग लिमिट की बात करने लगेंगे ना, तो अपन लोग x स्क्वायर माइनस 25 अपन x प्लस 5 को x माइनस 5 की तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते। कुछ सोचो, अगर हम लोग वैसे कर सकते हैं तो अपन लोग a और c को अलग अलग पार्ट में भी देते हैं, अपन लोग वैसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी अपने को जो फंक्शन का जो फॉर्म दिया होगा, अपने को फंक्शन को उसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा।
हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मेरे को ए पार्ट और सी पार्ट सेम है। हमारा ए पार्ट और सी पार्ट एंटायरली डिफरेंट चीज है, अपने को इसी फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए थर्ड का बी पार्ट कर देता हूँ। थर्ड का बी एंड डी करते हैं, चलो। तो इन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है मुझे, थर्ड के चलो मैं पहले डी पार्ट करता हूँ, क्योंकि डी पार्ट थोड़ा उसमें मोर इन्वॉल्व है, तो वो अच्छा मजा आएगा करने में। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, ये दिया हुआ है ना मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव, और मेरे को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मॉड को तोड़ लेंगे। अब अपन लोग चेक करते हैं। तो इसमें देखो तीन केस बनेंगे, तीन बल्कि हम दो ही बनाएंगे। या फिर मतलब चलो, मतलब इक्वल को दो किसी एक में ले सकते हैं, लेकिन चलो अपन लोग तीन बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स टेक केस नंबर वन, व्हेन अपन मान लो जिस पॉइंट चेक करें उसको अपन लोग सी बोल देते हैं। तो लेट्स टेक केस व्हेन सी इज लेस देन फाइव। इसके लिए अपन लोग चेक करते हैं। इसके लिए जब अपन लोग चेक करेंगे तो अपन लोग क्या लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स is equal to limit of x tending to limit of x tending to c f of x की जगह अपन लोग क्या डाल देंगे, फाइव माइनस एक्स, क्योंकि x लेस देन c में x लेस देन फाइव में मेरा जो फंक्शन है वो फाइव माइनस एक्स है। सो लिमिट ऑफ एक्स इन सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स इन सी फाइव माइनस एक्स। तो अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे। एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू अपन ने लिए लेस देन फाइव, मतलब यहाँ पे अपन लोग एक्स को अपन लोग सी मान रहे हैं। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया, अपन ने लिया है एक्स इज इक्वल टू सी। तो जब अपन इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा फाइव माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आंसर आएगा फाइव माइनस सी। और वही चीज अपन लोग निकाल लेंगे, अपन ने लिमिट निकाल लिया, अपन लोग निकालेंगे एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी क्या आएगा, एफ ऑफ सी भी आ जाएगा फाइव माइनस सी। तो अपन लोग देख सकते हैं जो मेरी लिमिट है और जो मेरा फंक्शन है वो दोनों चीज इक्वल हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, तो मैं क्योंकि मेरी दोनों चीज इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है सी लेस देन फाइव के लिए कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया केस वन। नाउ लेट्स मूव टू केस नंबर टू। तो केस नंबर टू में क्या बोला गया है, केस नंबर टू में अपन लोग लेंगे सी इक्वल टू फाइव के लिए। तो अपन लोग अब चेक करेंगे सी इक्वल टू फाइव के लिए। तो देखो सी इक्वल टू फाइव के लिए क्या होगा, सी इक्वल टू फाइव के लिए होगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मेरी, मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी फाइव माइनस एक्स ले लो चाहे एक्स माइनस फाइव ले लो, दोनों से जीरो आएगा, तो अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन लोग फाइव माइनस एक्स भी ले सकते हैं और एक्स माइनस फाइव भी ले सकते हैं। तो लेट्स टेक फाइव माइनस एक्स ओनली। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा जीरो। और वही चीज अपन लोग निकालेंगे एफ ऑफ जीरो के लिए, एफ ऑफ फाइव के लिए। तो एफ ऑफ फाइव क्या आएगा, एफ ऑफ सी क्या आएगा, सॉरी, एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ जीरो, वो क्या आएगा, एफ ऑफ सी तो मेरा फाइव है ना, एफ ऑफ फाइव तो वो क्या आएगा, वो भी आएगा मेरा जीरो। तो ऑब्वियसली बात है, मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि मेरी जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू सी पे एफ एक्स एंड दिस थिंग इज इक्वल टू एफ ऑफ फाइव। सिंस बोथ आर इक्वल तो फंक्शन फाइव पे भी कंटिन्यूस है। तो अपन लोग चलते हैं केस नंबर थ्री पे। केस नंबर थ्री में, केस नंबर थ्री में क्या होगा अपना, सी ग्रेटर देन फाइव के लिए। तो सी ग्रेटर देन फाइव के लिए मैं क्या करूंगा, वापस वही चीज करूंगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी
f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू c। अपन लोग डाल देंगे एफ एक्स की वैल्यू, इस केस में एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस 5। ठीक है, अब वैसे अपन लोग निकालेंगे ऊपर की तरह एफ ऑफ c। तो यहाँ पे अपना एफ ऑफ c क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना एफ ऑफ c आ जाएगा c माइनस 5 ही। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं अगेन, since limit of x tending to c, f of x is equal to f of c, so the function is entirely continuous। ठीक है, तो ऐसे करके अपन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन बेसिकली सिंपल था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस अपने को ये देखना था कि अपने को जो चीज बोली गई, जैसे कि अपने को मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ था, तो मॉड्यूलस फंक्शन दिया हुआ था तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। एक मिनट, ठीक है, तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। इसको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने अकॉर्डिंगली सॉल्व किया। अपन ने क्या किया, अपन ने मॉड्यूलस को ब्रेक कर दिया। कहाँ पे ब्रेक किया, जहाँ पे मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब x इक्वल टू 5 पे मॉड्यूलस की वैल्यू चेंज हो रही है। x लेस देन 5 के लिए मॉड्यूलस की वैल्यू कुछ और थी, और x ग्रेटर देन 5 के लिए fx की वैल्यू कुछ और थी। तो मैंने वो तीनों केस बनाए, मैंने तीनों केस पे कंटिन्यू चेक करी, क्योंकि तीनों केस पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ रहा है, हेंस मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। समझ में आया? तो कॉन्टिन्यूटी हम लोग ऐसे चेक करते हैं। अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि प्रूव द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर n is continuous at x equal to n where n is a positive integer। okay, 1 second, let me charge it। so let's continue। what I was saying is that let's do question number 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स is given to us as x power n, x power n। अपने को x पावर n के लिए चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। प्रोवाइडेड है कि अपना n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो अपन लोग वही करेंगे। तो अपन लोग वही करते हैं। लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू, लेट्स से अपन लोग n ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को n पे चेक करना है। f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू n, fx पे लिख डाल लेंगे x पावर n, और ये आ जाएगा n पावर n। ठीक है, फिर अपन लोग क्या निकालेंगे, अपन लोग निकालेंगे f ऑफ n। पहले अपन लोग निकालते हैं उस चीज पे लिमिट, फिर अपन लोग निकालते हैं उस चीज पे फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू भी n पावर n आ जाएगी। सिंस दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, हेंस द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। सिंस बोथ आर कमिंग टू बी इक्वल, so function is continuous। ठीक है, तो अपन लोग ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे बोला गया है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। मेरे को एफ एक्स दिया हुआ है x, और 5 x लेस देन 1 के लिए x है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए 5 है। तो मेरे को x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यू चेक करनी है।
तो देखो अपन इसमें बोल सकते हैं, जैसे इसमें अपन लोग डायरेक्टली देख सकते हैं वैसे तो x इक्वल टू 1 पे मेरा फंक्शन टूट रहा है, ऑब्वियस सी बात है मेरा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूस होगा और x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस होगा। तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 के लिए तो आप लोग कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया था वैसे सॉल्व करना है। मैं x इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि x इक्वल टू 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस आएगा। लेट्स सी हाउ। सो checking the continuity of function at x equal to 0 at x equal to 1, limit of x tending to 1 f of x is equal to limit of x tending to 1 f of 1 is equal f of 1 sorry f of x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 पे f of x की वैल्यू x ही है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू का साइन जो है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे नहीं बना हुआ, ठीक है। तो अपन लोग ऐसे देखते हैं कि x इक्वल टू 1 पे कौन से लेंगे, अपन ये वाला लेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे अपन लोग डाल देंगे 1, यहाँ से बाद आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। फिर वही चीज अपन लोग निकालेंगे f of 1 सॉरी सॉरी x टेंडिंग टू 1 पे ना, x टेंडिंग टू 1 पे तो क्या होगा, अच्छा यहाँ पे x टेंडिंग टू 1 पे दो केस बनेंगे, ठीक है ठीक है। तो x टेंडिंग टू 1 अभी मेरे कंप्लीट नहीं हुआ, जो मैंने निकाला है x टेंडिंग टू 1 पे, देखो ये मैं नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ, इसमें इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन। सो देखो अरे एक मिनट। सी मान लो ये मेरी नंबर लाइन है, ठीक है, और मान लो यहाँ कहीं पे मेरा 1 है, तो मेरे को अगर 1 पे आना है तो मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ और मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, दोनों तरफ से आ सकता हूँ। तो मेरे को लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 चेक करना है, तो मेरे को 1 के पीछे से भी चेक करना पड़ेगा, 1 के आगे से भी चेक करना पड़ेगा। तो जो मैंने यहाँ पे चेक किया है ना, जो मैंने यहाँ पे चेक किया है, यहाँ पे मैंने चेक किया है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 पे एक्स के पीछे से, मतलब 1 के पीछे से। तो ये एक्सटेंडिंग टू 1 मतलब ये है एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, और यही चीज मेरे को चेक करनी पड़ेगी लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस पे भी, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस भी मुझे चेक करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 1 प्लस। इस पे कितना आएगा एक्स की वैल्यू, इस पे एफ एक्स की वैल्यू है 5, तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये 1 प्लस है, मतलब मैं इसको ऐसा मान ऐसे अगर आपको समझ में दिक्कत हो रही हो तो, और ये 1 माइनस है, मतलब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ 1 के पहले और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ 1 के बाद। तो मेरी को सबसे पहले लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 1 ही कंटिन्यूस नहीं है, एक जगह से 1 को जा रहा है एक जगह से 5 को जा रहा है, तो अपन यही देख सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। फिर भी मैं एफ ऑफ 1 निकाल देता हूँ। एफ ऑफ 1 कितना होगा, एफ ऑफ 1 यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि एफ ऑफ 1 को मैं यहाँ से निकालूंगा, मतलब एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 की जगह एफ ऑफ एक्स डालूंगा, एक्स की जगह 1 डालूंगा, तो एफ ऑफ 1 1 आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, सिंस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 f of x is not equal to f of 1, हर केस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सो फंक्शन इज discontinuous एट 1, ठीक है। तो अपन लोग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। देखो चैप्टर इजी है, बस आपने को दिमाग लगा के सॉल्व करना है। कितने ठहरे
तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला आपने को? क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे वापस दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो चलो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं आप। मेरे को इसमें वापस कंटिन्यू चेक करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को दिख रहा है कि मेरा जो सबसे पहले तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मेरे को किस पॉइंट पे कंटिन्यू चेक करनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने वो वाला पॉइंट ढूंढ लिया इसमें कंटिन्यू चेक करनी है, तो मेरा क्वेश्चन आधा तो वैसे ही सॉल्व हो गया। तो इसमें हम अपन देख सकते हैं कि जो अपना फंक्शन है वो x इक्वल टू 2 पे टूट रहा है। तो इसका मतलब अपने को इस क्वेश्चन में जो क्वांटिटी चेक करनी है वो अपने को x इक्वल टू 2 पे चेक करनी है, सिंपल। सो x इक्वल टू 2 पे इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन लोग लिखते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे अपने को चेक करनी है, लेकिन यहाँ पे अपने को पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपन देख सकते हैं कि x लेस देन 2 पे कुछ और मामला है और x ग्रेटर देन 2 पे कुछ और है। तो अपने को इसमें फिर से तीन केस बनाने पड़ेंगे, x लेस देन 2 के लिए, x इक्वल 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए। ठीक है। सो फॉर x लेस देन 2 के लिए पहले से सॉल्व करते हैं। f ऑफ 2 कितना आएगा? f ऑफ 2 तो अपन लोग वहीं से निकालेंगे जहाँ पे अपने को इक्वल 2 का साइन दिया होगा, मतलब यहाँ से ये आएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 2.2 प्लस 3 इक्वल टू 7। ये आ जाएगा मेरा f ऑफ 2। और लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस, कितना हो जाएगा? 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x की जगह अपन लोग डाल देंगे 2x प्लस 3। तो ये आ जाएगा वापस 2 इंटू 2 प्लस 3 मतलब 7। तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब x लेस देन 2 के लिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इक्वल टू x लेस देन 2। ठीक है। तो ये तो अपन जैसे अपने पहले कहते वैसे ही कर लेंगे, मतलब अपन ऐसे कर लेंगे कि ये तो अपने को दिख रहा है कि x लेस देन 2 पे और x ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। जो फंक्शन टूटेगा वो हमेशा x इक्वल टू 2 पे टूटेगा। वैसे तो अपन लोग प्रूफ करके दिखा रहे हैं, लेकिन अपन लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि x लेस देन 2 पे और x ग्रेटर देन 2 पे तो फंक्शन कंटिन्यूस है ही। अपने को सिर्फ x इक्वल टू 2 पे चेक करना है मेनली, लेकिन फिर भी अपने को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। फिर अपन लोग सिमिलर वे में x ग्रेटर देन 2 के लिए कर लेंगे। फॉर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बस हम यहाँ पे लिख दूंगा फॉर x ग्रेटर देन 2 f ऑफ 2, f ऑफ 2 तो वही रहेगा, बस यहाँ पे 2 माइनस 3 हो जाएगा 2 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस। तो 2 प्लस है तो 2 प्लस में तो मेरे f की वैल्यू 2x माइनस 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया माइनस, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 4 माइनस 3, तो यहाँ पे आएगा 1। तो अपन लोग देख सकते हैं कि जो मेरे फंक्शन की वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है, x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है 7, और x लेस देन 2 पे और x इक्वल टू 2 पे, मतलब x ग्रेटर देन 2 पे आ रही है 7 और x टेंडिंग टू 2 पे आ रही है 1। इसका मतलब मेरा फंक्शन c ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूअस नहीं है। c ग्रेटर देन 2 के लिए कंटिन्यूअस है क्योंकि कहाँ गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर क्या? हम्म, हम्म, ओ ओके ओके ओके। हाँ तो इसमें अपन ने एक गड़बड़ी कर दी कि अपन एक्स लेस देन 2 के लिए चेक करें, तो अपन लोग एक्स की वैल्यू 2 नहीं डाल सकते, अपने को कुछ सी लेना पड़ेगा ना। तो ये चीज यहाँ से 2c+3 आएगी। तो ये तो अपन लोग f(2) निकाल ले, ये निकालने की अपने को जरूरत ही नहीं है, ये सब अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। अपने को सिर्फ 2 माइनस पे चेक करना है, अपने को सिर्फ 2 माइनस पे चेक करना है। तो यहाँ से अपन लोग लिख देंगे f(x) और f(x) के डाल देंगे 2x+3, और यहाँ से आ जाएगा 2c+3। ठीक है।
और सिमिलर वे में यहाँ पे भी अपने को एफ ऑफ 2 निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को एफ ऑफ सी चाहिए बस। तो हम निकाल देंगे एफ ऑफ सी इक्वल टू 2c+3, और ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2c-3, क्योंकि एक्सेटेंड 2 के लिए देखो माइनस है। और वही चीज जो अपन लिमिट आ रही होगी x इक्वल टू 2 पे, मतलब x टेंडिंग टू 2 प्लस पे जो अपन लोग निकालेंगे, तो अपने पास एफ ऑफ सी तो आ गया ये, और एफ ऑफ एक्स मतलब x टेंडिंग टू 2 प्लस के लिए ये चीज हो जाएगी यहाँ पे, या फिर मैं पूरा क्यों बता रहा हूँ, बस यहीं पे लिख रहा हूँ 2c-3, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपने वर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, अपन सिर्फ लिख सकते हैं 2c-3, ठीक। तो वैसे भी अपने को मैंने आपको पहले बोल दिया दोनों कंटिन्यूस ही आना है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x ग्रेटर देन 2 एंड सिमिलरली x लेस देन 2, दोनों के लिए फंक्शन कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो फेयरली सिंपल किस्ती है। तो x लेस देन 2 के लिए और x ग्रेटर देन 2 के लिए अपन लोग क्या करेंगे, x लेस देन 2 पे एक पॉइंट लेंगे c, उस पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आ रही है। x ग्रेटर देन 2 पे एक पॉइंट लेंगे c, उस पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दोनों सेम आ रही है। तो अपन ये तो निकाल लिया कि दोनों x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 2 के लिए सेम आ रही है। अब आई मेन बात, किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। फॉर x इक्वल टू 2 अपन लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 2 निकालेंगे, सबसे पहले इस केस में निकालेंगे एफ ऑफ 2, ये आएगा अपना एफ ऑफ 2 आएगा 2 टाइम्स क्या दिया अपने को, 2x+3, 2 टाइम्स 2+3, तो यहाँ से आ जाएगा 7। इन द सिमिलर वे वी विल कैलकुलेट लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2, और ये वापस वही चीज जैसे अपन ऊपर गई थी, अपने को लेस देन 2 के लिए अलग करना पड़ेगा, -2 के लिए अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस, 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस के लिए हो जाएगा 2x+3, 2x+3, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2+3 मतलब 7, ठीक है। और वही चीज अपन लोग निकालेंगे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 प्लस इस बार यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इस बार 2 प्लस के लिए निकालेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग हाँ ये चीज ध्यान रखना कि 2 प्लस और 2 माइनस में कब होते हैं, जब 2 के आसपास, जब किसी एक वैल्यू के आसपास अपना फंक्शन 2 होता है, तो अपन लोग 2 प्लस पे भी चेक करेंगे, 2 माइनस पे भी चेक करेंगे, या फिर जो भी अपने को सी दिया होगा उस पर चेक करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 प्लस दैट इज इक्वल टू 2x minus 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं, सिंस वापस वही चीज लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 2 f of x is not equal to f of 2, so function is discontinuous at x equal to 2। सिंपल, समझ में आया क्या किया मैंने। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, सिंपली बस अपन लोग पहले तो एक्सटेंशन 2 के लिए चेक किया, कंटिन्यूस आया, एक्सटेंशन 2 के लिए चेक किया, कंटिन्यूस आया, और जब x इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे तो अपन को टेंडिंग टू 2 माइनस पे भी चेक करना पड़ेगा, टेंडिंग टू 2 प्लस पे भी चेक करना पड़ेगा। जब अपने दोनों चेक किया तो अपन देखा 1 से 7 आ रहा है, तो जब वही इक्वल नहीं है तो फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेट मी, चलो मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। So let's do question number 7. या देखो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे को -3 और 3 दो वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं सीधे 8 करता हूँ, क्योंकि 7th वाला सेम है इसमें 6 किया था। 7th वाले में क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूँ,
हम लोग -3 पे चेक करेंगे और +3 पे चेक करेंगे, क्योंकि अपने को देख रहा है कि यहाँ पे मेरा फंक्शन -3 पे टूटा है, यहाँ पे +3 पे टूटा है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा फंक्शन x greater than 3 के लिए हमेशा कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि 6x + 2 इज ऑलवेज कंटिन्यूस। mod x + 3 जो है, अपने को पता है जो mod x होता है वो 0 पे टूटता है, तो mod x हमेशा कंटिन्यूस होता है, 3 कंटिन्यूस है, तो mod x + 3 भी हमेशा कंटिन्यूस होगा। फॉर x लेस देन इक्वल, तो x लेस देन -3 के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा, और x ग्रेटर देन 3 के लिए भी फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस आएगा। तो मेरे को चेक करना है, मेरे को चेक करना है बस x = -3 और x = 3 पे। हाँ, और -3 से 3 के बीच में भी x जो अपना फंक्शन है वो -2x है, -2x भी कंटिन्यूस फंक्शन है। ऑब्वियसली बात है, जो मेरा ये फंक्शन है ये x लेस देन -3 के लिए कंटिन्यूस, x ग्रेटर देन 3 के लिए कंटिन्यूस, x बिटवीन -3 and 3 कंटिन्यूस। अपने को बस -3 और 3 पे चेक करना है, और वो कैसे चेक करेंगे, -3 नेगेटिव पे चेक करेंगे, -3 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, 3 पॉजिटिव पे चेक करेंगे, 3 नेगेटिव पे चेक करेंगे। अगर -3 पॉजिटिव -3 नेगेटिव इक्वल आते हैं और वो f ऑफ -3 के बराबर आते हैं, तो अपना फंक्शन -3 पे कंटिन्यूस है। सिमिलरली f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस, अगर ये तीनों भी इक्वल आते हैं तो मेरा फंक्शन 3 पे भी कंटिन्यूस है। तो बस मेरे को इस क्वेश्चन में ये चेक करना है, तो I think we can do that. So let's move to question number 8 or so, because question number 8 is slightly related to mod, so it might be tough. तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे को बोला है f(x = mod x by x) और 0, फंक्शन कंटिन्यू चेक करनी है, तो वापस सस्पिशियस पॉइंट ढूंढेंगे। सस्पिशियस पॉइंट क्या है, 0 है, क्योंकि मेरा फंक्शन 0 पे टूट रहा है। तो इसमें वापस 3 केस बनाएंगे, केस 1 x लेस देन 0, केस 2 x greater than 0। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, f(x = mod x by x) को तोड़ लेता हूँ। f of x equal to mod x by x, ठीक है, सॉरी, mod x by x, ठीक है। तो इसको मैं अगर लिखूंगा तो दिस थिंग इज इक्वल टू -x by x when this thing is equal to -x by x, that is equal to -1 whenever x is less than 0। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 पे मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो x हमेशा लेस देन 0 केस में ये चीज -1 के बराबर होगी, और यही चीज इक्वल टू होगी x by x जब भी x greater than 0 होगा, मतलब इक्वल टू 1, क्योंकि तब मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ऑब्वियस सी बात है, मॉड की प्रॉपर्टीज तो पता है ना, जहाँ पे पॉजिटिव होते हैं वहाँ पे वैसे खुल जाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव होते हैं वहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ खुलता है। लेकिन अपने को दिया हुआ है कि f(x) mod x by x के बराबर है जब x 0 के इक्वल नहीं है, तो ये मैंने ऐसे करके मैंने f(x) को तोड़ लिया। और एक और चीज, इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने को मिल गया, अब अपन 3 केस बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। केस 1 क्या होगा, वही कि मेरा x इज लेस देन 0, x लेस देन 0 पे चेक करेंगे। तो मैं सबसे पहले चेक करूंगा मेरा x लेस देन 0, मान लो x की जगह मैं वही बाय की जगह c ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले देखूंगा f ऑफ c कितना है, f ऑफ c कितना आएगा, f ऑफ c आ रहा है मेरा -1। मेरे को पता है कि लेस देन 0 पे मेरी वैल्यू -1 है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू fx, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू c, f of x is equal to limit of x टेंडिंग टू c, fx की जगह मैं डाल दूंगा -1 इज इक्वल टू -1, तो ये दोनों बराबर आ रहा है। ऑब्वियस बात है, मुझे पता भी था कि लेस देन 0 प्लस और ग्रेटर देन 0 तो कंटिन्यूस ही आएंगे हमेशा की तरह। सो फंक्शन इज continuous for x less than 0, ठीक है। सिमिलर वे में हम लोग करते हैं केस 2 के लिए। केस 2 में अपन लोग क्या लेंगे, केस 2 में अपन लोग लेंगे c ग्रेटर देन 0 के लिए। तो c ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, f ऑफ c होगा, क्या होगा f ऑफ c, मैंने निकाला है 1 है, ठीक है।
फिर मैं निकालूंगा इसी चीज को वापस लिख दूंगा। इस चीज को अपन लोग वापस लिख देंगे। बस अब मैं यहाँ पे करूंगा लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू सी, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो फंक्शन एक्सटेंडिंग जीरो पे भी कंटिन्यूस होगा। फंक्शन विल आल्सो रिमेन कंटिन्यूअस एट एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, बस अपने को लास्ट केस चेक करना है। जब अपना अपना केस 3, वो क्या होगा, वो होगा सी इक्वल टू 0 के लिए। तो सी इक्वल टू 0 के लिए सबसे पहले देखूंगा एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है। एफ ऑफ 0 कितना होगा, एफ ऑफ 0 0 मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर मैं चेक करूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। ये कितना आएगा, अरे सॉरी, एफ ऑफ एक्स ये कितना आएगा, टेंडिंग टू 0 माइनस पे मेरे को पता है कि मेरा एफ एक्स कितना आ रहा है -1। वही चीज मैं लिखूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, सॉरी 0 प्लस एफ एक्स। ये कितना आ रहा है मेरे को पता ही आ रहा है मेरा 1। तो मैं यहाँ पे बस आराम से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरा मतलब 0 पे कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि मेरा इक्वल नहीं आ रहा है। सिंस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स is not equal to f of 0, so the function is discontinuous at x equal to 0। सिंपल, तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही अपन लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, बस मेरे को पता था ये चीज तो हमेशा रहेगी कि जो अपने को सस्पेंशन पॉइंट्स हैं उन्हीं पे चेक करना है, उसी पे कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस होगा, बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अपने को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपन लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सारे एक जैसे ही हैं, अपन ने अगर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अपनी प्रैक्टिस हो गई, तो अपन लोग आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन ने कर लिया है सॉल्व, बाकी आगे के क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर पे करते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।